टैक्सी होंगी, 130 फुट की हूर, और उसके बाद किस तरह की बातें कर रहे थे वो आप सुन ही सकते हैं। और उसके बाद इनको शर्म वरम आती नहीं, और फिर ये कहते हैं कि जी ये दुनिया जो है ये तो बस जी ऐसे ही है, असल दुनिया तो वो है जो हमने मरने के बाद मिलेगी, इसलिए यहाँ पर सादा जिंदगी गुजारिए, ना अच्छे कपड़े पहनिए, ना अच्छा खाइए, ना अच्छा पिए, ना ही अच्छे घरों में रहिए, सादा, बहुत सादा, मामूली सी छोटी छोटी सी गाड़ियाँ, इतनी इतनी सी गाड़ियाँ जिसके अंदर मौलाना साहब जो है ट्रैवल करते हैं। आप देख सकते हैं मौलाना तारिक जमील साहब को कि किस कदर छोटी सी गाड़ी है जिसमें मौलाना साहब बैठे हैं, यानी ये तो मेरे ख्याल है कुछ हजार में आ जाती होगी ये गाड़ी। तो बिल्कुल जी इसी तरह की इनकी हरकतें हैं, इसी तरह के इनके अंदाज हैं, इसी तरह से इनके मदरसे चल रहे हैं, और यही कुछ हो रहा है। और उसके बाद मौलाना साहब समझते हैं कि ये देखिए फिर उनकी गाड़ी में आपको दिखा दो, बिल्कुल जी। और उसके बाद इनको किसी किस्म की ना कोई घबराहट है, ना कोई इनको शर्म आती है, ना गैरत आती है, और इसी किस्म की बातें करते रहते हैं। और उसके बाद कहते हैं, और ये इस तरह के मौलवी आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे, ये आइटम भी हमने ही सिर्फ रखे हुए हैं, यानी ये किसी और मुल्क में भी नहीं पाए जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अब सऊदी अरब ने जो है इस तरह की तबलीगी जमातों पे जो पाबंदी लगाई है, तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वैसे तो यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि सऊदी अरब ने गलत किया, लेकिन अगर सऊदी अरब इस चीज पे डटा रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो हो सकता है कि ऐसा ऐसा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई रिवाज आ जाए कि तबलीगी जमात और इस तरह के मुल्ला माफिया जो है हम उनके ऊपर रोक लगा सकें। खैर हम दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज हमारा टॉपिक था इकोनॉमी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी की वाट लगी हुई है, ये तो सभी लोग जानते हैं। साथ साथ मिनी बजट है, लेकिन उसके बाद लोगों का क्या कहना है, यानी कि जो आम पब्लिक है वो भला क्या सोचे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, और उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, जो कि अब सेनेटर भी बन चुके हैं, मतलब अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, आपके अंदर काबिलियत हो या ना हो, पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास पहुंच है भाई लोग तक, तो आप बड़ा कुछ बन सकते हैं। तो बिल्कुल शौकत तरीन साहब जो थे वो मौजूद थे आज मिनी बजट की सेशन में, और उसके बाद उनके ऊपर किस तरीके से लोगों ने फूल फेंके वो जरा देखिएगा। चाहिए नहीं, ये चाहिए 100 कापियां मेमोरा में लेनी है, फोटो कॉपी करवा लेते हैं। जी ये सामने जो बैठे हुए थे बिल्कुल शौकत तरीन साहब थे, और इनकी बड़ी इज्जत अफजाई की जा रही थी। अपोजिशन पार्टी के लोग खड़े होकर इनको आईएमएफ का एजेंट बता रहे थे, और उस पर वो कह रहे थे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खैर है खैर है खैर है। तो बहरहाल जो चीज, बहुत सारी चीजें वैसे तो हैं जिन पे नए टैक्सेस लगा दिए, लेकिन अजीब सी चीज मुझे ये लगी कि रेड चिलीज, यानी जो रेड चिलीज होती हैं, मतलब मिर्चें जो लाल होती हैं, उसके ऊपर भी टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया है, और आयोडीन नमक के ऊपर भी, आयोडीन सॉल्ट जो है उसके ऊपर भी कहा गया है कि जी टैक्स जो है वो ज्यादा लगा दिया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इन चीजों की क्या जरूरत है। और साथ साथ जो इम्पोर्ट की जाती है चिली सॉस और ये वो, मैं सब इसलिए बता रही हूँ, आपको तो पता है कि मुझे खाने पीने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को तो है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि खाने पीने की बहुत सी चीजों पे जो कि इम्पोर्ट की जाती हैं, यानी जो चिली सॉस और इस तरह की दूसरी चीजें जो सॉसेस डिफरेंट किस्म की लोग खाते हैं, उसके ऊपर जी टैक्स बढ़ा दिया गया है। और बहुत सारी मजीद चीजें जो जिसमें जो बाहर से लोग गाड़ियां इम्पोर्ट करते हैं, और बहुत कुछ सामान जो बाहर से आता है उसके ऊपर तो खैर इन्होंने टैक्स बढ़ा ही दिया, लेकिन जो मुल्क के अंदर है उसके साथ भी कुछ इसी किस्म के हालात रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी लोग बड़े आराम से रहें। और मजे की बात यह कि अभी पता नहीं किस तरह से जो एक सर्वे आया था उसमें बताया गया जी पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तानियों के मुकाबले में ज्यादा खुश रहते हैं। पाकिस्तान का शायद 43% था और इंडिया का 41% था, यानी इंडिया में 41% लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश रहते हैं, और जो पाकिस्तान नहीं है वो 43%। पता नहीं, मेरा ख्याल है हमेशा समझ ही नहीं आती हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है, हमारी स्टैब्लिशमेंट कर क्या रही है, हमारे साथ हाथ क्या हो गया, हमने लोन कितना उठा लिया है, या हम क्या हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमें असल में इनमें से किसी आपने अपनी खारजा पॉलिसी स्पेसिफिकली जो इंडिया के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से, ये आप याद रखें कि अब इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं। अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है कम से कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब अगले 5 सालों बाद अगर कोई एशियन टाइगर होगा तो वो बांग्लादेश होगा। तो इसमें जो इमरान खान साहब की रवायती असासे कमतरी है वो बोलती और झलकती हुई मुझे नजर आती है। और इसको अगर आप थोड़ा सा डीपली देखें तो बात अगर रवायती एशियन टाइगर्स की जाए तो उनके अंदर क्या चीज थी?
वहाँ दुनिया में कोई सोसाइटी आइडियल नहीं है, हम सब जानते हैं। आप ज़ाहिर है प्रोफेसर हैं और आप इंटरनेशनल चीज़ मुल्कों के समाज पे आपकी नज़र है कि ये जो सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, कोरिया हो गया, ये इस तरह के जो मुल्क हैं, इनमें क्या चीज़ें थी कि इन्होंने अपने अवाम को गुर्बत और बदहाली से निकाला और निकाल कर उनको एक ऐसी ज़िंदगी दी जिस पे कि ज़ाहिर है बाकी तीसरी दुनिया के मुल्क जिस पे रश करते हैं और जिनके ख्वाब देखते हैं, वो सोसाइटी भी परफेक्ट नहीं और उनके अंदर भी बड़ी डाइवर्सिटी है। ये नहीं है कि वहाँ के कोई एक ही सारा जो है वो सिलसिला है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे मसाइल हैं जो उन्होंने हल किए हैं, जो रियासत मदीना में भी हल नहीं हुए थे। रियासत मदीना तो 1400 साल पहले की बात थी। आज भी अरब के इतने अमीर तरीन मुल्क सऊदी अरब में कहीं बद्दू जो हैं, वो जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो बेसिक ज़रूरियात से कहीं दूर हैं और हम ना इंडिया की तरह तरक्की कर सकते हैं, ना बांग्लादेश की तरह इतने तेज़ रफ्तार किस्म के मोज़े दिखा सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोगों को ज़रा ईमान का दर्स देते हैं, उनको अखलाकियात का दर्स देते हैं और उनको कहते हैं कि गुर्बत तो आपका मुकद्दर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दफ़ा एक खजूर पे गुजारा करते थे, आप 3 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। सहाबाए किराम जो है उनमें से 20-30 तो ऐसे थे जो पूरा दिन मदीना की गलियों में पेट पे पत्थर बांध के, लिटरली एक होता है आप इसको मुहावरतन यूज करते हैं, बाकायदा पत्थर बांध के घूमते थे, चूंकि रोटी उनको नहीं मिलती थी। अब आप उस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो उसका फिर जाहिर है कि ये एक इलेक्शन स्टंट है और ये जो है बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैंने बाहर आके कहा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो एक फरेब मसलसल का अमल है, हमें नहीं ज़रूरत सिंगापुर या इंडिया या बांग्लादेश बनने की, हमें ज़रूरत है पीछे जाने की। और पीछे जाके तो हम वो जो एक लाइफस्टाइल है उसको आप अपनाएं, यानी तकाजे ना करें। गुर्बत आफ्टर ऑल इज नॉट ए बैड थिंग, दिस इज द मैसेज। ये मैं आपको बता दूं, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये मुल्क पे इकदार लिया था कि मैं गरीबों को ऊपर उठा दूंगा। अब उनको ये दर्श देंगे कि अब नीचे ही बैठे रहें, जरा पे पीछे देखें कि कैसे लोग नीचे बैठते हैं। मेरा तो ख्याल ये है। बिल्कुल ठीक है सर। सर मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो हमारे लोग सियासतदान हैं, इनका जो एवोल्यूशन होता है या जो सोच का या इनकी जो इकदार का जो एवोल्यूशन है वो कैसे होना चाहिए? मिसाल के तौर पे एक वक़्त था कि नवाज़ शरीफ साहब उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करते रहे और एक वक़्त था कि वो उस वक़्त जिहाद और इन चीज़ों को वो सपोर्ट करते रहे और एक वक़्त था माज़ी में कि उस वक़्त तालिबान और उसामा बिन लादेन जो था उसको कहा जाता है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब ने को पैसे दिए उसामा बिन लादेन ने कि बेनज़ीर की हुकूमत गिराओ क्योंकि वो सेकुलर है और फिर मैंने वो वक़्त भी देखा नवाज़ शरीफ साहब के मुँह से सुनते हुए कि उन्होंने कहा पाकिस्तान एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा। उनकी स्टेटमेंट्स आई बाकायदा। इसी तरह इमरान खान साहब ने सियासत का आगाज़ किया तो बात कर दी कि जी मैं डेमोक्रेसी मगरब की डेमोक्रेसी जमहूरियत को जानता हूँ और मैंने मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई मगरब को नहीं जानता और ये मुल्क जो है आप इवन के अगर अपनी पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो फिर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात की और पता नहीं क्या-क्या और एंड अप हो रहे हैं एक मौलवी के तौर पे वो। तो ये जो एवोल्यूशन होता है, क्या ये जो करोड़ों अवाम लोगों की अवाम है, ये सियासतदानों के रहमो करम पे है कि उनकी सोचें कैसे बदलेंगी और उनको निज़ाम किस तरह बदलेगा? हालात उनको किस तरह बदलेंगे तो मुल्क की डायरेक्शन भी उन्हीं इंडिविजुअल्स के पीछे-पीछे चल पड़ेगी कि नवाज़ शरीफ साहब एक मौलवी थे, मौलवी से एक प्रोग्रेसिव बंदे बने, इमरान खान साहब एक प्रोग्रेसिव थे और प्रोग्रेसिव से एक मौलवी बने। तो ये जो अवाम है, जो करोड़ों लोग हैं, इस वक़्त 22-23 करोड़ लोग हैं, क्या ये अपने लीडर के रहमो करम पे हैं या कि स्टेट का एक विजन होना चाहिए या स्टेट को एक एंगल लेना चाहिए? ये एक बड़ी अजीब सी रिडल मेरे ज़हन में सवाल है ये कि क्या हम इन लोगों के रहमो करम पे हैं कि जो इनका दिमाग में आएगा या जो इनकी सोच में होगा उसी पे करोड़ों लोग चल पड़ेंगे? देखें, ये आपने बहुत मुश्किल सवाल उठाया है चीमा साहब। इसके 3 पहलू हैं, अगर मैं कोई एक पहलू कह के दूसरा नहीं करता हूँ तो आप मुझे रिमाइंड कराएं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। पहली बात ये है कि पाकिस्तान में जो है ना, जो पब्लिक एजुकेशन है वो मौजूद नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। मसलन आप ये देखें कि पाकिस्तान में पहली बात है कि पढ़ाई लिखाई, चूँकि ये चीज़ें इनका ताल्लुक शऊर से है कि जब अवाम बाशऊर होते हैं तो उनके लीडर उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके अवाम के अंदर जितनी एजुकेशन है, जितना कॉन्शियसनेस है, जितना उनकी पॉलिटिकल नॉलेज और विजडम होगी, उसी सतह का आप लीडर मुंतखब करेंगे। ये रियासत मदीना की बात तो हम बार बार करते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की एक हदीस ये भी है
کہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو عوام ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اس طرح کی بھی حدیث ہے کہ بدترین لوگ مسلط ہوتے ہیں بدترین لوگوں پہ. تو یہ جو ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو شعور کی سطح ہے، یہ جو لٹریسی کا ہم نے فراڈ کیا ہوا ہے کہ بندہ قاعدہ پڑھ لیتا ہے یا پہلی پڑھ لیتا ہے، ظاہر ہے وہ نہ اخبار پڑھتا ہے نہ کتاب پڑھتا ہے، نہ یہ آپ کے انٹلیکچوئل ڈسکشنز جو ٹی وی اور کہیں اور پہ اگر ہوتی بھی ہیں. پہلی بات ہے کہ گزشتہ 20 سال سے کوئی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ اور ڈسکورس آپ کے کسی فورم پہ وہ باہر نکل گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ بالکل اس ریس سے باہر نکل گئے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو 3.5 سال کام کا وقت ضائع کرنے کے بعد اور اپنی جو ان کی وشفل قسم کی تھنکنگ تھی اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ بھائی اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. کوئی بھی ملک جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے وہی راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں جو کامیاب ملکوں نے ہم سے پہلے کیے ہیں. اب یہ کوئی نیا تھیسس لے کے آ کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ دنیا سارے کامیاب تجربات جو ہے وہ کر چکی ہے کہ غربت کیسے ختم ہوتی ہے، جہالت کیسے ختم ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہے. آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ جو ترقی 3 سالوں میں کی وہ انڈیا کے ساتھ آپ نے سینگ پھنسانے کا جو عمل گزشتہ 70 سال سے شروع کر رکھا تھا اس کو دوگنا تگنا بلکہ ایک امپاسبل قسم کی جو ہے وہ بند گلی میں لے جا کے آپ نے جو ہے وہ روک دیا. آپ نے ایون بنگلہ دیش یہ اس طرح کے دوسرے ملکوں نے جو ظاہر ہے کہ کس طریقے سے کتنے بعد انہوں نے شروع کیا اور وہ کتنی تیزی سے آگے نکل گئے، انہوں نے جو راستہ اپنایا اس کے آپ بالکل برعکس اپنا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے کس طرح ایک جو ہے وہ پالیسیاں بنا ہاں جناب. آپ کو آواز آ رہی ہے میری بھی سر؟ جی 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 آ رہی ہے. بس سر اسی کو تھوڑا کنٹینیو کر دیں جو بات ہم کر رہے تھے کہ کیا ہم اس کمپٹیشن سے باہر آ گئے پھر سر؟ ہاں تو وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب نے جو کمپیریٹیولی
اپنے 3.5 ایئر گزارنے کے بعد اب انہوں نے دیکھا ہے، پہلے تو ان کے بہت ہی بڑے بڑے خواب تھے کہ میں 6 مہینے میں یہ کر دوں گا، سال میں یہ کر دوں گا، تو اس حساب سے پھر وہ ایشین ٹائیگرز کی اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ جب آپ ہوپ ہوتی ہے، ڈریمز ہوتے ہیں، مخلصی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ چیزوں کو پازیٹیولی اینڈ ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں۔ اب آ کے جب انہوں نے کمپیئر